हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्यूटर का पोर्शन। ठीक है, तो ये जो कंप्यूटर का पोर्शन है ये हर एक एग्ज़ाम के लिए वैलिड रहेगा। मींस हर एक एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल रहेगा। चाहे आप जेके एसएसबी का एग्ज़ाम दो, एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम दो, बैंकिंग का एग्ज़ाम दो, जेके पीएससी का एग्ज़ाम दो, जेके पीएसआई का एग्ज़ाम दो, कोई भी एग्ज़ाम। ठीक है, जिसके अंदर कंप्यूटर आएगा, कंप्यूटर कंपोनेंट होगा, कंप्यूटर सेक्शन होगी, उन सभी के लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, और एक चीज़ और बता दूं मैं, सबसे स्कोरिंग पार्ट, सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट आपका क्या है? कंप्यूटर, जिसमें आप पूरे के पूरे मार्क्स लेके आ सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंप्यूटर को डिस्कस करने से पहले मैं आपको सोर्सेज के बारे में बता दूं कि कहाँ कहाँ से ये जो कंटेंट मैं लेके आ रहा हूँ कहाँ कहाँ से लाया मैंने। ठीक है, तो ये है हमारे सोर्सेज। ठीक है, तो इसमें हमने किस किस के बारे में, जैसे अरिहंत की बुक है जो कंप्यूटर अवेयरनेस की, वो हमने पूरी कवर कर रखी है इसके अंदर। फिर दिशा पब्लिकेशन की एक आती है कंप्यूटर नॉलेज की बुक, वो भी इसके अंदर कवर है पूरी। फिर कंप्यूटर अवेयरनेस बाय मंजू अरोरा, बहुत ही अच्छी बुक है ये। ठीक है, मंजू अरोरा की जो कंप्यूटर अवेयरनेस की बुक है वो भी इसके अंदर हमने कवर कर रखी है। ठीक है, और ओलिव बोर्ड के जो नोट्स हैं कंप्यूटर के, वो भी हमने क्या किया हुआ है, इसके अंदर कवर किया हुआ है। सो आपको ये सब पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सारे का सारा कंटेंट आपको इस पीडीएफ में, इन नोट्स में मिल जाएगा। मीन्स अगर आप ये लेक्चर देखते हो तो आपको कोई भी और बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इट्स माई एश्योरेंस। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस, करते हैं हम स्टार्ट। ठीक है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अब। तो आ जाते हैं हम कंप्यूटर पे। ठीक है, तो कंप्यूटर ये जो वर्ड है कंप्यूटर, ये एक लैटिन वर्ड से निकला हुआ है। लैटिन वर्ड कौन सा है? कंप्यूटेर। कंप्यूटेर कंप्यूटेर का मीनिंग होता है टू कंप्यूट। मीन्स कंप्यूट, टू कंप्यूट मतलब टू कैलकुलेट, किसी चीज़ को कैलकुलेट करना। ठीक है, तो कंप्यूटर हमारा एक लैटिन वर्ड से निकला हुआ है। कौन सा वर्ड है वो लैटिन वर्ड? कंप्यूटेर। इसका मतलब क्या होता है? कंप्यूट। कंप्यूट मतलब टू कैलकुलेट, किसी चीज़ को कैलकुलेट करना। ठीक है, एक चीज़ यहाँ से क्लियर हो गई। यहाँ से आ सकता है कंप्यूटर, कंप्यूटर की कंप्यूटर ओरिजिनेट कहाँ से हुआ। ठीक है, कौन से वर्ड से कंप्यूटर ओरिजिनेट हुआ है, तो ये भी एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, फिर इसकी डेफिनेशन, इसकी फुल फॉर्म देखो क्या होती है। तो COMPUTER, तो हर एक वर्ड अलग अलग चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। C कॉमनली, O ऑपरेटिंग, ठीक है, कॉमनली ऑपरेटेड, M मशीन, P पर्टिकुलरली, U यूज फॉर, T टेक्निकल, E एजुकेशन एंड R रिसर्च। ठीक है, तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है? कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। ये आ गई इसकी फुल फॉर्म। अब इसकी डेफिनेशन क्या होता है कंप्यूटर। ठीक है, पढ़ने जा रहे हैं हम कंप्यूटर, तो हमें पता भी होना चाहिए कि कंप्यूटर क्या चीज़ है। तो देखो, कंप्यूटर हमारा इन क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका काम क्या होता है? जो इनपुट को लेता है, फिर उसकी प्रोसेसिंग करता है, और प्रोसेसिंग करके हमें एक डिज़ायर्ड, जैसी हम आउटपुट चाहते हैं वैसी एक आउटपुट प्रदान करता है, प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये होता है कंप्यूटर। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट को लेगा, उसकी प्रोसेसिंग करेगा, फिर हमें एक आउटपुट देगा। ठीक है, और जो इनपुट दी जाएगी उसको बोला जाता है डाटा। ठीक है, ये रा फॉर्म में होगी, और जो प्रोसेसिंग के बाद हमें रिजल्ट मिलता है, फिनिश्ड फॉर्म जो होती है, उसको बोला जाता है इन्फॉर्मेशन। तो कई कबार आ जाता है एग्ज़ाम के अंदर, डाटा और इन्फॉर्मेशन के अंदर क्या डिफरेंस है। तो डाटा हमारी रा फॉर्म होती है और इन्फॉर्मेशन हमारी फिनिश्ड फॉर्म होती है, जो प्रोसेसिंग के बाद मिलती है हमें। ठीक है, फिर देखो, अगर क्वेश्चन आ जाए हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, तो हमें पता है कौन है? चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, मॉडर्न कंप्यूटर का फादर किसको बोला जाता है? तो वो कौन है? एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, और सिर्फ फादर ऑफ कंप्यूटर किसको बोला जाता है? चार्ल्स बैबेज को। ठीक है, अब इसकी करैक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं
इसकी क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं, ठीक है, कंप्यूटर के। तो पहला है उसकी स्पीड, ठीक है। कंप्यूटर हमें पता है बहुत जल्दी इंस्टेंटली क्या कर देता है, हमें आउटपुट प्रोवाइड कर देता है, मीन्स उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, बहुत फास्टली काम करता है ये, ठीक है। सेकंड, उसकी एक्यूरेसी होती है, मीन्स जो भी रिजल्ट देगा बिल्कुल एक्यूरेट देगा, ठीक है। कंडीशन क्या है, गीगो। गीगो मतलब गार्बेज इन गार्बेज आउट। अब ये क्या होता है भाई, गार्बेज इन गार्बेज आउट, गार्बेज मतलब कूड़ा, ठीक है। मीन्स अगर आप इनपुट सही दोगे तो आउटपुट भी सही मिलेगी, इनपुट गलत दोगे तो आउटपुट भी गलत ही मिलेगी, ठीक है। एक्यूरेसी तो होती है लेकिन डिपेंड करती है आप इनपुट कैसी दे रहे हो। इनपुट सही से दोगे आउटपुट भी सही मिलेगी, इनपुट गलत दोगे तो आउटपुट भी गलत ही मिलेगी, ठीक है। फिर थर्ड है इसका ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। एक बार आपने उसके अंदर प्रोग्रामिंग कर ली, ठीक है, एक कमांड दी, वो ऑटोमेटिकली क्या करता रहता है, अपनी फंक्शनिंग करता रहता है, ठीक है। फिर इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टोरेज होती है, ठीक है, टीबी तक, उससे भी ज़्यादा हम क्या करते हैं, डाटा को स्टोर करवा के रख सकते हैं इसके अंदर। फिर डेलीजेंस होता है। डेलीजेंस मतलब ये बिना थके हुए काफ़ी लंबे समय तक काम कर सकता है, टायर्डनेस नहीं होती इसकी, ठीक है, ये टायर्ड नहीं होता, थकता नहीं है, ठीक है। ये नहीं बोलेगा कि अब मैं थक गया, मुझे छोड़ो, थोड़ी रेस्ट दो, कंटिन्यूसली आप इसके ऊपर वर्क कर सकते हो। फिर वर्सटैलिटी। वर्सटैलिटी मतलब इसके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि ये मल्टीपल टास्क को कर सकता है, मल्टीपल जॉब, एक टाइम पे बहुत सारे काम कर सकता है। जैसे आपका फ़ोन है, ये भी एक कंप्यूटर है, एक टाइम आप व्हाट्सएप भी चला रहे हो, म्यूज़िक भी सुन रहे हो, आप यूट्यूब भी चला रहे हो, तो कितने सारे काम एक टाइम पे आप करते हो, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी वर्सटैलिटी। और इसके अंदर क्या होती है, सीक्रेसी। सीक्रेसी मतलब सिक्योरिटी का फीचर होता है, आप पासवर्ड लगा सकते हो, अपने डाटा को सेफ रख सकते हो, सिक्योर रख सकते हो, ठीक है। ये थी इसकी करैक्टरिस्टिक्स। और अब अगर हम बात करें इसकी डिसएडवांटेजेस की, डिसएडवांटेजेस मतलब इसकी खामियां क्या क्या हैं, ठीक है। तो डिसएडवांटेजेस में फर्स्ट आएगा इसका थिंकिंग, मीन्स ये इंसान की तरह सोच नहीं सकता, ठीक है। जैसे इसके अंदर प्रोग्रामिंग की गई है उसी के अकॉर्डिंग क्या करेगा, ये अपना रिएक्शन करेगा। फिर सेकंड, इसके अंदर इमोशंस नहीं होते, मीन्स ना ही ये खुश होता है ना ही उदास होता है, ठीक है, इसके अंदर कोई भी इमोशंस नहीं होते। ये सेल्फ डिसीज़न नहीं ले सकता अपनी मर्ज़ी से, जैसी प्रोग्रामिंग करोगे उसी के अकॉर्डिंग वो डिसीज़न लेगा, ठीक है। फिर इंटेलिजेंस नहीं होती इसके अंदर। तो ये सारे के सारे क्या हैं इसके डिसएडवांटेजेस। अब आते हैं हम इसके ऊपर इसके कंपोनेंट्स के बारे में, क्या होते हैं इसके कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, मीन्स कंप्यूटर के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, किन किन चीज़ों से मिलके बनता है। तो मेनली इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। अब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, क्या होता है दोनों के अंदर डिफरेंस। तो ये जो हार्डवेयर होता है ये होता है फिजिकल कंपोनेंट या टेंजिबल कंपोनेंट, मीन्स वो कंपोनेंट जो आप अपनी आंखों से देख सकते हो और उनको छू सकते हो, ठीक है, उनको टच कर सकते हो। जिनको आप अपनी आंखों से देख सकते हो, टच कर सकते हो, उनको बोला जाता है टेंजिबल या फिजिकल कंपोनेंट। वैसे कंपोनेंट उनको क्या बोला, उन सारे कंपोनेंट्स को क्या बोला जाएगा, हार्डवेयर, ठीक है। और सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसका अपोजिट, मीन्स इनटेंजिबल, अनटचेबल, मीन्स जिसको आप ना ही छू सकते हो ना ही देख सकते हो, इनटेंजिबल, ठीक है। अब ये कैसे हो गया भाई, जिसको देख भी नहीं सकते। जैसे सपोज करो, ठीक है, सपोज करो ये कोई इंसान है, ठीक है, तो ये आप इसको देख सकते हो, छू सकते हो, बिल्कुल छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो ये आ गया हार्डवेयर। अब ये काम किससे कर रहा है, इसके अंदर भी तो कोई चीज़ होगी जिसके थ्रू ये काम कर रहा है। तो इसके अंदर जो आत्मा होती है, सोल होती है, ठीक है, इसके अंदर जो रूह होती है उसको क्या बोला जाता है, इसका सॉफ्टवेयर। मीन्स जब तक सॉफ्टवेयर नहीं होगा हार्डवेयर काम नहीं करेगा, हार्डवेयर किसी काम का नहीं है। तो किसी भी चीज़ को ऑपरेट होने के लिए, किसी कंप्यूटर को चलाने के लिए हमारे पास दोनों की दोनों चीज़ें क्या होनी चाहिए, कंपलसरी होनी चाहिए। हार्डवेयर होगा तो सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो तब भी काम नहीं चलेगा, अगर सिर्फ सॉफ्टवेयर होगा हार्डवेयर नहीं होगा तब भी काम नहीं चलेगा। तो दोनों का होना क्या है, कंपलसरी, ठीक है। फिर हार्डवेयर में क्या क्या आ जाता है, IPOS, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट और स्टोरेज। IPOS की फुल फॉर्म क्या है, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट
स्टोरेज, ठीक है। जो इनपुट डिवाइसेस होंगे, प्रोसेसिंग डिवाइसेस होंगे, आउटपुट डिवाइसेस होंगे और जो स्टोरेज डिवाइसेस होंगे वो सारे के सारे क्या होते हैं हमारे हार्डवेयर। वो सारे वो डिवाइसेस हैं जिनको आप टच भी कर सकते हो, देख भी सकते हो, ठीक है। तो ये आ जाता है हमारा हार्डवेयर। सीक्वेंस याद रखना, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। IPOS, इनपुट दोगे, फिर प्रोसेसिंग होगी, फिर आउटपुट मिलेगा, फिर उस आउटपुट को स्टोर करवा के रख दिया जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर पता चल गया जिसको हम देख नहीं सकते, ठीक, को टच नहीं कर सकते, ठीक है। फिर सॉफ्टवेयर की भी 3 टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी? एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब ये सॉफ्टवेयर क्या होते हैं ये हम सॉफ्टवेयर टॉपिक में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज, सॉफ्टवेयर 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हैं अब आपकी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अगर हम इनकी एप्लीकेशंस की बात करें कि कंप्यूटर की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, कंप्यूटर के क्या क्या यूजेस हैं, कहाँ कहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो वो देखो, बैंक के अंदर आप देखते हो कंप्यूटर, एजुकेशन सेक्टर के अंदर भी देख रहे हो, जैसे आजकल सब कुछ डिजिटलाइज हो रहा है, ठीक है, डिजिटल बोर्ड आ रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। फिर मेडिकल फील्ड के अंदर इसका यूज़ होता है, जैसे कोई भी मशीन है, MRI मशीन आ गई, ठीक है, ECG मशीन आ गई, तो वो सारे के सारे क्या हैं, एक किस्म के कंप्यूटर ही हैं। इंटरटेनमेंट में इसका यूज़ होता है, PVR वगैरह में, ठीक है। बिजनेस में इसका यूज़ होता है, साइंटिफिक रिसर्च में, वेदर फोरकास्टिंग में, गवर्नमेंट इसका यूज़ करती है, डिफेंस इसका यूज़ करते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं इसके एप्लीकेशंस आर यूजेस। फिर ये तो बेसिक चीज़ हैं, ठीक है। अब एक ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, एक इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होती है या फिर मशीन साइकिल क्या होती है, मीन मशीन कैसे काम करती है, उसका जो एक प्रॉपर साइकिल होता है वो क्या होता है, ठीक है। एक तो इसका सीक्वेंस याद रखना है आपको, और क्या काम होता है इस हर एक स्टेज के अंदर क्या क्या होता है वो चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। देखो, सबसे पहले होगा फैच, फिर होगा डीकोड, फिर होगा एग्जीक्यूट, फिर होगा स्टोर। क्या होगा? फैच, डीकोड, एग्जीक्यूट, स्टोर। अब क्या होता है फैच? फैच मतलब डाटा को लेना। क्या करेगा? डाटा को लेगा। फिर उसकी डिकोडिंग होगी। डिकोडिंग मतलब पता लगाएगा कि उसको कौन सा काम करना है, ठीक है। इनपुट तो ले लिया उसने, अब उसको पता भी होना चाहिए कि उसको क्या करना है, तो यहाँ पे डीकोड करेगा, पता लगाएगा उसको क्या काम करना है। फिर जब पता लगा दिया, फिर उसको एग्जीक्यूशन में डाल देगा, वो काम कैसे करना है, ठीक है। यहाँ से कोई इनपुट लेगा, फिर यहाँ से पता लगाएगा कौन सा काम करना है, और यहाँ से उस काम को कैसे करना है, कौन सा काम करना है, यहाँ पे कौन सा काम करना है, और जब काम का पता चल गया फिर उस काम को कैसे करना है, फिर उस काम को करवाएगा, ठीक है। फिर जब काम हो जाएगा उसको स्टोर करवा के रख दिया जाएगा, ठीक है। ये होता है हमारा इंस्ट्रक्शन साइकिल या फिर मशीन साइकिल भी इसको बोल सकते हो। क्या होता है? फैच, डीकोड, एग्जीक्यूट, स्टोर। डाटा लेगा, पता लगाएगा कौन सा काम करना है, वो काम कैसे करना है, फिर उस काम को करवाएगा, फिर जब काम हो जाएगा उसको स्टोर करवा के रख देगा। दिस इज इंस्ट्रक्शन साइकिल आर मशीन साइकिल, ठीक है। नेक्स्ट आगे जाते हैं। अब एक और चीज़ आती है हमारी कंप्यूटर आर्किटेक्चर। अब सबसे पहली चीज़, आर्किटेक्चर क्या होता है? आर्किटेक्चर क्या होता है? डिज़ाइन, मॉडल किसी चीज़ का। जैसे कोई मकान बनाते तो उसका एक नक्शा होता है, उसी तरह से अगर कोई कंप्यूटर होगा तो उसका क्या नक्शा होगा, क्या मॉडल होता है, ठीक है। तो वो होता है हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर। इसको वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जिस पर्सन ने ये आर्किटेक्चर दिया था, जो डिज़ाइन दिया था, उसका नाम क्या था? जॉन वॉन न्यूमैन। इसी के बेस पे इसका नाम पड़ गया वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। इसको बोला जाता है फादर ऑफ आर्किटेक्चर। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ आर्किटेक्चर। मैं एक एक वर्ड जो बोल रहा हूँ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ उसको नोटबुक पे राइट डाउन करते रहना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अगर ये लेक्चर सीरीज़ आप पूरी देख लेते हो, आपको खुद पता चल जाएगा आप कितनी इंप्रूवमेंट हुई है। और JK SSB का एक भी क्वेश्चन कंप्यूटर का आप छोड़ के नहीं आओगे, अगर वो सिलेबस के अंदर से हुआ, ठीक है। लेकिन JK SSB क्या करता है? सिलेबस से हट के 2-3 क्वेश्चन डाल देता है ताकि पूरे के पूरे क्वेश्चन टच ना हो, ठीक है। अगर सिलेबस के अंदर से आया, मेरी गारंटी है आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। अब देखो इसका क्या होता है आर्किटेक्चर, क्या होता है इसका डिज़ाइन। एक होता है इसका इनपुट यूनिट, फिर होता है CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, फिर होता है एक आउटपुट यूनिट, और एक होता है मेमोरी यूनिट,
ठीक है, ये होता है इसका आर्किटेक्चर। अब इनपुट यूनिट मतलब जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, इसके थ्रू आप क्या करते हो, कंप्यूटर को इनपुट देते हो। जब कंप्यूटर को इनपुट मिल जाती है, ठीक है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है और स्पाइनल कार्ड ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है। क्या क्या? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर और स्पाइनल कार्ड ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि जो मेन काम होता है वो कौन करता है? सीपीयू ही करता है। इनपुट लेगा, ठीक है, फिर उसकी क्या होगी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर उसकी प्रोसेसिंग होगी, ठीक है। कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करेगा, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट क्या करेगा, अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। जैसे अर्थमेटिकल यूनिट का काम क्या होगा, अर्थमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करवाना। क्या होते हैं अर्थमेटिकल ऑपरेशन? जैसे मल्टीप्लाई, प्लस, डिवाइड, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, ये सारे के सारे काम किसके होंगे? अर्थमेटिकल यूनिट के। और लॉजिकल यूनिट का क्या फंक्शन होगा? मींस कोई लॉजिक सेट करके आउटपुट देना। जैसे कंपैरिजन बेस्ड जो भी होता है, कंपैरिजन जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, तो ये सारे का सारा काम कौन करवाता है? हमारा लॉजिकल यूनिट। इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछा जाता है लॉजिक अर्थमेटिकल ऑपरेशन क्या क्या होते हैं, तो वो ये वाले होते हैं, प्लस, माइनस, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन। और लॉजिकल यूनिट्स क्या होते हैं? जो कंपैरिजन बेस्ड होते हैं, ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, ये सारे के सारे। तो यहाँ पे जब प्रोसेसिंग उसकी हो जाती है, फिर क्या होता है? एक आउटपुट जनरेट करता है। आउटपुट डिवाइस के ऊपर, जैसे मॉनिटर है तो उसके ऊपर या प्रिंटर के ऊपर हमें क्या दिखाई देती है? एक आउटपुट दिखाई देती है। फिर अगर सॉफ्ट कॉपी है तो उसको हम क्या करवा देते हैं? मेमोरी यूनिट के अंदर स्टोर करवा के रख देते हैं। अब ये जो यहाँ पे ये एंट्री का और एग्जिट का सिंबल है, इसका मतलब प्रोसेसिंग के टाइम भी मेमोरी यूनिट से इंफॉर्मेशन लेता है और मेमोरी यूनिट को इन्फॉर्मेशन देता है टेम्परेरी बेसिस के लिए, ठीक है। परमानेंट बेस पे भी स्टोर करवा के रखा जा सकता है मेमोरी यूनिट के अंदर, और टेम्परेरी बेसिस के लिए भी डाटा को स्टोर करवा के रखा जा सकता है, ठीक है। अब जो यहाँ से इनपुट मिलेगी उसको बोला जाएगा डाटा, ठीक है, और जो यहाँ से फर्निश्ड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, फर्निश्ड आउटपुट मिलेगी, उसको क्या बोला जाएगा? इन्फॉर्मेशन। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, डाटा क्या होता है? रॉ फॉर्म होती है, और इन्फॉर्मेशन क्या होती है? जो प्रोसेसिंग के बाद होती है, जो फिनिश्ड फॉर्म होती है, ठीक है। क्या क्या होता है? आर्किटेक्चर किसने दिया था? वॉन न्यूमैन ने, इसी वजह से उसको फादर ऑफ आर्किटेक्चर भी बोला जाता है। और इसके क्या क्या यूनिट्स होते हैं? इनपुट यूनिट होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, आउटपुट यूनिट होता है, और मेमोरी यूनिट होता है। अब देखो इसकी क्लासिफिकेशन, ठीक है, कंप्यूटर को किस किस टाइप्स के अंदर बांटा जाता है, डिवाइड किया जाता है, ठीक है, अलग अलग टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन मैनली हमारी 3 तरह से की गई हैं, एक वर्क के बेसिस पे, दूसरा साइज़ के बेसिस पे, तीसरा पर्पस के बेसिस पे। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे वर्क के बेसिस पे कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। एक होता है एनालॉग कंप्यूटर, एक होता है डिजिटल कंप्यूटर, एक होता है हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। सबसे पहले हम इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। अब ये जो फर्स्ट है हमारा एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? जो एनालॉग सिग्नल के ऊपर वर्क करता है, जो कंटिन्यूअस सिग्नल के ऊपर वर्क करता है। एनालॉग और कंटिन्यूअस सिग्नल एक ही चीज़ होती है, ठीक है। वो क्या होता है? जो इस तरह का सिग्नल होता है, मीन्स साइन वेव की तरह, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ठीक है। मतलब कंटिन्यूसली टाइम के साथ क्या होता जा रहा है? चेंज होता जा रहा है। ऐसे सिग्नल को क्या बोला जाता है? कंटिन्यूअस सिग्नल या एनालॉग सिग्नल। जो इन सिग्नल्स के ऊपर कंप्यूटर वर्क करता है उसको बोला जाता है एनालॉग कंप्यूटर। जैसे हमारा थर्मोमीटर, हमारा स्पीडोमीटर, हमारा मल्टीमीटर, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? हमारे एनालॉग कंप्यूटर। इन शॉर्ट जिनके अंदर सुई लगी होती है वो क्या होते हैं? एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है। अब थर्मोमीटर के अंदर लगी होती है, सुई नहीं होती, लेकिन हमें रीडिंग शो हो जाती है, ठीक है। स्पीडोमीटर के अंदर लगी होती है, मल्टीमीटर के अंदर लगी होती है, वोल्टमीटर के अंदर लगी होती है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? हमारे एनालॉग कंप्यूटर। फिर सेकंड है हमारा डिजिटल कंप्यूटर। अब डिजिटल क्या होते हैं? जो डिस्क्रीट सिग्नल या बाइनरी सिग्नल के ऊपर वर्क करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है डिस्क्रीट सिग्नल, क्या होता है बाइनरी सिग्नल? वो सिग्नल जो 0 और 1 की फॉर्म में होते हैं। अब 0 1 क्या है जी? जब कोई चीज़, 0 मतलब ऑफ, 0 मतलब ऑफ, और 1 मतलब ऑन। जब कोई ऑन ऑफ स्टेट में काम करता है उसको बोला जाता है डिजिटल सिग्नल। जैसे देखो, अब यहाँ पे क्या था? 0 मतलब ये देखो 0 बिल्कुल लाइन के ऊपर है, ये देखो 0 लाइन के ऊपर है, तो 0 मतलब ऑफ स्टेट है। जब ऊपर चला गया तो ऑन हो गया, 1 हो गया, फिर 0, फिर 1,
मतलब 0 ऑफ और 1 ऑन। तो इस तरह से जो ऐसा सिग्नल होता है जो डिस्क्रीट होता है या बाइनरी सिग्नल होता है, बाइनरी मतलब दो, 0 और 1 को ही शो करेगा, दो ही डिजिट है, तो इसको बोला जाता है बाइनरी सिग्नल। जो बाइनरी सिग्नल या डिस्क्रीट सिग्नल के ऊपर वर्क करता है कंप्यूटर, उसको बोला जाता है डिजिटल कंप्यूटर। जैसे आपके लैपटॉप्स, आपके डेस्कटॉप, आपके मोबाइल फ़ोन्स एक्सेट्रा, आपके स्मार्ट वॉचेस, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। क्या होता है हाइब्रिड? नाम से ही पता चल रहा है, जो दोनों की मिक्सचर होगी, बोथ सिग्नल, एनालॉग और डिजिटल। मीन्स जो एनालॉग सिग्नल पे भी वर्क करे प्लस डिजिटल सिग्नल पे भी, मीन्स दोनों का कम्बिनेशन हो, उसको बोला जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है। अब कौन कौन सी एग्जांपल होती है इसकी? जैसे सोनार, रेडार, ईसीजी, एमआरआई। तो ये वो कंप्यूटर्स होते हैं जो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं, दोनों सिग्नल के ऊपर क्या करते हैं, वर्क करते हैं। अब सोनार, यहाँ से फुल फॉर्म याद रखना, सोनार क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। रेडार की क्या होती है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये नेवी वाले यूज़ करते हैं और ये एयरफोर्स वाले यूज़ करते हैं। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है, हार्ट बीट को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है, ये ब्रेन को स्कैन करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो ये एग्जांपल्स किसकी हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर की। अब ये आगे हमारी वर्क के बेसिस पे कि काम कैसे करता है, उसके बेसिस पे हमने 3 टाइप्स पढ़ ली। अब अगर हम साइज़ के बेसिस पे उसकी बात करें, ठीक है, साइज़ के बेसिस पे तो क्या होता है? एक होता है माइक्रो कंप्यूटर, एक होता है मिनी कंप्यूटर, और क्या होता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर, फिर होता है सुपर कंप्यूटर। ठीक है। और पर्पस के बेस पे जर्नल पर्पस कंप्यूटर और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। जो जर्नली एक कॉमन कंप्यूटर जो सभी पर्पस के लिए यूज़ किया जाए वो जर्नल पर्पस, और जो पर्टिकुलर कंप्यूटर पर्टिकुलर फील्ड में यूज़ किया जाए उसको बोला जाता है स्पेशल पर्पस या स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर। ठीक है। इंपॉर्टेंट ये वाला है। ठीक है, डिटेल में डिस्कस करते हैं अभी। अब ये साइज़ के बेसिस पे है। ठीक है। तो यहाँ पे ये ठीक कर देना, यहाँ पे क्या है? साइज़। ठीक है। तो ये क्या है? साइज़ के बेसिस पे हमने कंप्यूटर को क्या किया? डिवाइड किया। तो फर्स्ट क्या है हमारा? माइक्रो कंप्यूटर। सेकंड क्या है? मिनी कंप्यूटर। थर्ड क्या है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। फोर्थ क्या है? सुपर कंप्यूटर। ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ सबसे पहले ही समझो, क्या? जो माइक्रो कंप्यूटर होगा सबसे छोटा होगा, साइज़ में सबसे छोटा। ठीक है। और जो सुपर कंप्यूटर होगा साइज़ में सबसे बड़ा होगा। मीन्स जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे हमारा साइज़ बढ़ता जाएगा। प्लस इनएक्सपेंसिव होगा, मीन्स जो माइक्रो कंप्यूटर है वो सस्ता होगा और सुपर कंप्यूटर सबसे महंगा होगा, एक्सपेंसिव होगा। फिर ये वाला सिंगल यूज़र होगा माइक्रो कंप्यूटर। फिर सुपर कंप्यूटर क्या होगा? मल्टी यूज़र होगा, एक टाइम पे एक से ज़्यादा बंदे उसका यूज़ कर सकते हैं। और मल्टीपल टास्क इसके अंदर भी हो सकते हैं और इसके अंदर उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं मल्टीपल टास्क। ठीक है। तो क्या हो गया इधर? जैसे जैसे हम माइक्रो कंप्यूटर से सुपर कंप्यूटर की ओर आएंगे साइज़ हमारा बढ़ता जाएगा, कॉस्ट हमारी बढ़ती जाएगी, स्पीड हमारी बढ़ती जाएगी, मेमोरी हमारी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो भी बढ़ती जाएगी। ठीक है। स्टोरेज स्पीड कैपेसिटी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे हम यहाँ से ये नीचे की ओर मूव करेंगे। ये चीज़ याद रखना। ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। माइक्रो कंप्यूटर पता चल गया, जो छोटे साइज़ का होगा, सस्ता होगा, सिंगल यूज़र होगा, एक टाइम पे एक ही यूज़र इसको करेगा यूज़, और एक टाइम पे 2-3 काम आप करवा सकते हो। स्टोरेज भी इसकी क्या होगी? कम होगी, और स्पीड भी क्या है? स्लो स्पीड होगी इसकी। जैसे हमारा माइक्रो कंप्यूटर में क्या होता है? डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, नोटबुक हो गई, टैबलेट्स हो गए, स्मार्टफोन्स हो गए, पीडीए फुल फॉर्म याद रखना, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ये वो जैसे हमारा ब्लैकबेरी का फ़ोन आता था, ऊपर स्क्रीन और नीचे कीपैड। ठीक है। तो उस तरह का जो भी कंप्यूटर होता है पहले वही चलता था, उसको बोला जाता है पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ठीक है। तो ये सारी की सारी एग्जांपल्स किसकी हैं? हमारी माइक्रो कंप्यूटर की। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा याद रखने वाला नहीं है। ठीक है। इंपॉर्टेंट है हमारा मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। ठीक है, जहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पिक करता है। दूसरा आता है हमारा मिनी कंप्यूटर। मिनी साइज़ बढ़ जाएगा, प्राइस भी बढ़ जाएगा, स्टोरेज भी बढ़ जाएगी, मल्टी यूज़र हो जाएगा, स्पीड भी बढ़ जाएगी। और ये यूज़ किस लिए किया जाता है? रियल टाइम एप्लीकेशंस। रियल टाइम एप्लीकेशंस क्या होती हैं? जहाँ पे टाइम की बाउंडेशन होती है। अगर आप टाइम के अंदर कोई काम करोगे तो हो गया, अदरवाइज़ क्या हो जाएगा? सेशन एक्सपायर हो जाएगा। जैसे कोई आप ऑनलाइन टिकट काटते हो तो टाइम ड्यूरेशन होती है, ओटीपी डालो। ठीक है। ओटीपी नहीं डालते उस टाइम के अंदर तो वापस से स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ता है आपको। तो ये सारे क्या हैं? रियल टाइम एप्लीकेशंस होती हैं। ठीक है। जैसे मिनी कंप्यूटर में क्या क्या आ गया? PDP-8, IBM सिस्टम 3, HP 3000 एक्सेट्रा। ये सारी एग्जांपल्स हैं मिनी कंप्यूटर की। एग्जांपल्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है इनकी। ठीक है।
मैन फ्रेम कंप्यूटर, अब ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मैन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है? वो कंप्यूटर जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है, इवन सुपर कंप्यूटर से भी ज़्यादा, ठीक है। तो पूछा जाता है कि स्टोरेज कैपेसिटी किसके अंदर ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है, तो वो होता है हमारा मैन फ्रेम कंप्यूटर। किसके अंदर? मैन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। अब ये यूज किस लिए किया जाता है? अब देखो, अगर इसके अंदर स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा है तो ये सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस की तरह यूज़ किया जाएगा। मीन्स सारी, जैसे कोई भी बैंक होता है, ठीक है, उसकी एक हेड ब्रांच होती है, ठीक है, हेडक्वार्टर होता है। उस हेडक्वार्टर में सारे का सारा डाटा हर एक ब्रांच का वहाँ पे कलेक्ट होता है, रखा जाता है। तो कलेक्शन के लिए क्या चाहिए? डाटा रखने के लिए हमें स्टोरेज चाहिए, तो इस कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी स्टोरेज सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। इसलिए इसको सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस ऑफ बैंक और रेलवे के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और ये कौन से मॉडल पे वर्क करता है? क्लाइंट सर्वर मॉडल पे। कौन से मॉडल पे? क्लाइंट सर्वर मॉडल पे मैन फ्रेम कंप्यूटर हमारा वर्क करता है। जैसे एग्जांपल क्या क्या है? CDC 6600, IBM Z सीरीज़ एक्सेट्रा। एग्जांपल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और ये वाला जिसके अंदर डाटा स्टोरेज कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है, मैन फ्रेम कंप्यूटर। और ये किस लिए यूज़ किया जाता है? सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस की तरह, ठीक है, बैंक और रेलवे में। फिर आते हैं हमारा और इम्पॉर्टेंट चीज़, सुपर कंप्यूटर, ठीक है। हर एग्ज़ाम में कहीं यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। अब देखो, ये जो हमारा सुपर कंप्यूटर होता है, क्या होता है सुपर कंप्यूटर? साइज़ में सबसे बड़ा, ठीक है, रूम से भी ज़्यादा, बिल्डिंग जितना, ठीक है, बड़े साइज़ का होता है, प्लस स्पीड सबसे ज़्यादा, ठीक है। मैन फ्रेम से भी स्पीड सबसे ज़्यादा किसकी होती है? साइज़ सबसे ज़्यादा सुपर कंप्यूटर का, स्पीड सबसे ज़्यादा सुपर कंप्यूटर की, लेकिन स्टोरेज सबसे ज़्यादा मैन फ्रेम कंप्यूटर की। याद रखना ये पॉइंट, स्टोरेज सबसे ज़्यादा मैन फ्रेम कंप्यूटर की और साइज़ और स्पीड सबसे ज़्यादा सुपर कंप्यूटर की, ठीक है। और प्लस ये एक्सपेंसिव भी होगा, अगर स्पीड इतनी तेज़ है तो एक्सपेंसिव भी होगा, ठीक है। अब अगर स्पीड तेज़ है तो इसके लिए कोई पर्टिकुलर यूनिट्स भी यूज़ किया जाएगा इसकी स्पीड को मेजर करने के लिए। तो इसकी स्पीड को मेजर करने के लिए हम कौन सा यूनिट यूज़ करते हैं? वो होता है हमारा फ्लॉप्स। क्या होता है? फ्लॉप्स। फ्लॉप्स की फुल फॉर्म क्या है? फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकेंड। क्या है? फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकेंड। याद रखना, सुपर कंप्यूटर की स्पीड को किसके अंदर मेजर किया जाता है? फ्लॉप्स के अंदर। फ्लॉप की फुल फॉर्म क्या होती है? फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकेंड। फिर इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ से भी, साइंटिफिक पर्पज़ के लिए। जो भी साइंटिस्ट किसी चीज़ में कोई काम कर रहा होगा तो वो सुपर कंप्यूटर का यूज़ करेगा, ठीक है। तो साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इसका यूज़ होगा। कोई भी रिसर्च हो रही है, कोई डेवलपमेंट का काम हो रहा है, सुपर कंप्यूटर का यूज़ किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेदर फोरकास्टिंग, मौसम का पहले से पता लगाने के लिए किस कंप्यूटर का यूज़ किया जाएगा? सुपर कंप्यूटर का। कोई न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है, कोई न्यूक्लियर रिसर्च हो रही है, वहाँ पे भी सुपर कंप्यूटर का यूज़ किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, ध्यान में रखना, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें कि वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है क्रे फर्स्ट को। किसी किसी बुक में CDC 6600 भी दिया हुआ है। तो ये दोनों क्या हैं? वर्ल्ड के पहले कंप्यूटर। अब बच्चे सोच रहे होंगे, अब ये दोनों हैं तो अगर दोनों आ गए तो हम किसको टिक करेंगे? पहली चीज़, एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन कभी देगा ही नहीं जो जिसके आंसर डिप्लोमेटिक हो, ठीक है, जिसके दो आंसर हो, वो कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता। तो आप सिर्फ इतना याद रखो, या तो क्रे फर्स्ट आएगा या CDC 6600। दो ऑप्शन एक क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन में कभी भी नहीं देगा एग्जामिनर, ठीक है। फिर अगर हम बात करें इंडिया का पहला, ये था वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर क्रे फर्स्ट या CDC 6600। लेकिन इंडिया का कौन सा था? इंडिया का पहला था परम 8000। कौन सा? परम 8000। इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर किसने बनाया था? CDEC ने बनाया था। किसने बनाया था? CDEC ने बनाया था। अब CDEC क्या है? CDEC एक इंडिया की कंपनी है, ठीक है। क्या है वो? उसका फुल फॉर्म सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पुणे में, ठीक है। तो याद रखना CDEC की फुल फॉर्म भी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। कहाँ पे है हेडक्वार्टर? पुणे, ठीक है। फिर इस परम को बनाया किसने था? परम 8000 को विजय पी भाटकर ने। विजय पी भाटकर ने। इसी वजह से इसको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर। फिर अगर हम बात करें वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर अभी कौन सा है, तो अभी है फुगाकू। फुगाकू कौन सी कंट्री का है? जापान का। वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर फुगाकू कौन सी कंट्री का है? जापान। इससे पहले कौन सा था? सुमित। किस कंट्री का था? USA का। इसको पीछे करके अब फुगाकू बन गया टॉप पे आ गया, ठीक है। फिर अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर अभी कौन सा है?
परम सिद्धि एआई, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी ये चल रहा है परम सिद्धि एआई। इससे पहले कौन सा था? इससे पहले था प्रत्युष एंड मिहिर, प्रत्युष एंड मिहिर। इसको पीछे करके अब परम सिद्धि एआई क्या हो गया, टॉप पे आ गया इंडिया का। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि इंडिजीनियस असेंबल्ड, मतलब इंडिया के अंदर जिसकी असेंबलिंग हुई है वो सुपर कंप्यूटर पहला कौन सा है? तो वो है परम शिवाय। कौन सा? परम शिवाय। क्या है? इंडिजीनियस असेंबल्ड। ठीक है, इंडिया के अंदर ही इसकी असेंबलिंग हुई है। और ये इंस्टॉल कहाँ पे किया गया? आईआईटी बीएचयू, आईआईटी बीएचयू के अंदर इसको लगाया गया है। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें, सारे फैक्ट्स आपने अच्छे से कवर किए हैं, या सब जो भी अभी मैंने यहाँ पे पढ़ाया है, एक एक चीज़, एक एक वर्ड जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ था, जो मैंने आप एक्स्ट्रा यहाँ पे बताया, एक एक चीज़ नोट कर लेना। एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन वहीं से बनते हैं, ट्रस्ट रखो। अगर आप जेके एसएसबी का एग्ज़ाम देने जाते हो, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको ये कंटेंट वाकई अच्छा लग रहा है तो देखो यार कितनी मेहनत लगती है इसको बनाने के लिए भी। ठीक है, तो कम से कम इतनी कोशिश करो कि जितने भी लोग इसको देख रहे हो उनका कोई ना कोई व्हाट्सएप ग्रुप होगा, ठीक है, कोई इंस्टा का ग्रुप होगा, तो वहाँ पे इसको शेयर कर दो। ठीक है, अगर अच्छा लगे तब कमेंट कर देना, ना अच्छा लगे तब भी कोई ना कोई कमेंट कर देना। ठीक है, इससे क्या होता है, एक मोटिवेशन मिलती है, और आने वाले लेक्चर्स में अगर कोई हमसे में खामी होगी तो हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें दोस्तों। ठीक है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, मैक्सिमम रीच तक पहुंचाओ। ओके, थैंक यू।